हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जैसे कि हमने देखा था, रोटेशनल डायनामिक्स का एक पार्ट है अगर एचएससी बोर्ड का बात करेंगे तो, अकॉर्डिंग टू महाराष्ट्र न्यू सिलेबस। ठीक है ना बच्चों, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस, इट्स अ पार्ट ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स को बच्चों हमने दो इसमें क्लासीफाई किया था, दो पार्ट्स में, एक था सर्कुलर मोशन और सेकेंड इज रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन से शुरुआत हुई थी, रोटेशनल इज अ क्लाइमैक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, so without wasting time and all, let us start with actually what is rotational motion. So first, we'll starting with the definition of rotational motion. What definition of rotational motion? Rotational motion is defined as a rotation of a rigid body. क्या बोला है बच्चों, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये क्या डिफाइन किया है? इट इज डिफाइंड एज द रोटेशन ऑफ विच बॉडी बेटा? रिजिड बॉडी। Rotation of a rigid body which takes place in such a way that all its particle moves in a circle, all its particle moves in a circle about a common axis, with common angular velocity, ये definition है। क्या definition है बेटा? Rotational motion of a rigid body is defined as rotation of a rigid body which takes place in such a way that all its particles moves in a circle about a common axis with common angular velocity। ठीक है, जैसे हमने सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन पढ़ा था वैसे इसका कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन में एक एक पॉइंट क्यों लिखा है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, देखते हैं बेटा। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। क्या बोला है? रोटेशन। ओके, दैट मीन्स बॉडी क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है, गोल घूम रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, क्या है बेटा? रिजिड बॉडी। ना हम लोग यहाँ पे आते हैं कि सर रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है। ठीक है, now rigid body का मतलब क्या होता है? on application of external force इसका shape, size, dimension change होने वाला नहीं है and the distance between two particle always remains constant। ठीक है ना बेटा, क्या बोला है? the distance between two particle always remains constant, first point, and second point, geometrical shape and size remains unchanged under the action of any external force, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर हम देखेंगे बच्चों, ये स्केल इट्स अ रिजिड बॉडी। ठीक है ना, अगर मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स ऐसे अप्लाई किया, यहाँ पे मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, क्या इसका शेप चेंज हुआ? नहीं। क्या इसका साइज चेंज हुआ? नहीं। क्या इसका डायमेंशन चेंज हुआ? नहीं। तो ये कौन सा बॉडी है? रिजिड बॉडी। एंड फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि सपोज हम यहाँ पे दो पॉइंट्स ले रहे बेटा, ठीक है ना, सपोज दिस इज माई पॉइंट ए, अगर हम ए पॉइंट कहेंगे, ठीक है बेटा, ओके, और यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों? दिस इज बी पॉइंट, क्लियर विद दिस। तो एक ए पॉइंट था और एक कौन सा पॉइंट है बेटा? बी पॉइंट। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज यहाँ से यहाँ तक आर है, कितना है बेटा? आर। मैंने ऐसे फोर्स अप्लाई किया, बराबर है, तो ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये तो फिक्स है, कांस्टेंट है, बराबर है ना बेटा? ओके, देखो अभी मैंने इसको ऐसे फोर्स अप्लाई किया, लेकिन ये दोनों के जो बीच का डिस्टेंस था क्या चेंज हुआ? नहीं हुआ। ठीक है ना, तो ऐसे बॉडी को हम क्या कहेंगे बच्चों? रिजिड बॉडी। क्या कहेंगे बेटा? रिजिड बॉडी। क्लियर विद दिस? कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, अब देखेंगे फॉर एग्जांपल, देखो ओके, ये भी एक छोटा सा रिजिड बॉडी है बेटा। ओके, यहाँ पे अगर हम दो पॉइंट लेंगे, ओके, ये पॉइंट अगर सपोज ए कहेंगे और ये पॉइंट को हम क्या कहेंगे बच्चों? बी कहेंगे। ठीक है ना बेटा? ओके, तो मैंने क्या अप्लाई किया? यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऐसे ऐसे, ठीक है ना, तो क्या ये दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा बॉडी है बेटा? रिजिड बॉडी है। क्लियर विद दिस? और इसका शेप साइज चेंज होने वाला नहीं है। बट वहीं पे अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो बच्चों, ये कैसा बॉडी लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ए था और ये पॉइंट क्या था बेटा? बी था। मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो देखो पहले ए ऊपर ही था बट बी ऐसा हो गया ना, मतलब इन दोनों के बीच का क्या चेंज हो रहा है बेटा? शेप भी चेंज हो रहा है और दोनों के बीच का क्या चेंज हो रहा है बेटा? डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो ये रिजिड बॉडी नहीं है। जैसे आर बी रिजिड बॉडी, क्या हम लोग रिजिड बॉडी है? नो। क्यों? देखो ना बेटा, अगर फॉर एग्जांपल कोई हम पे फोर्स अप्लाई करेगा, हम ऐसे मूव होने वाला है, मतलब दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होने वाला है बेटा? चेंज होने वाला है। किसी ने ऐसा फोर्स अप्लाई किया, मैं ऐसे मूव हो गया, बराबर है, किसी ने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, मैं ऐसे मूव हो गया, मतलब हम दोनों के बीच का, मतलब दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज होना नहीं चाहिए ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, तभी ऐसे बॉडी को हम क्या कहेंगे बेटा? रिजिड बॉडी। क्या कहेंगे? रिजिड बॉडी। क्लियर विद दिस? कांसेप्ट समझो, रिजिड बॉडी, distance between two particles always remains constant and geometrical shape and size remains unchanged under the action of any external force। ठीक है, जैसे आयन की बात करेंगे तो ये भी कौन सा बॉडी बेटा? रिजिड बॉडी। क्लियर विद दिस? ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट समझा बेटा। रोटेशन ऑफ विच बॉडी बेटा? रिजिड बॉडी, which takes place in such a way that all its particle move in a circle। ओके, अब फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, अभी अगर ये रिजिड बॉडी है, बराबर है बेटा, तो अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बच्चा? रोटेट कर रहा हूँ, तो एक सिर्फ है ना, अभी आप ए को देखना, किसको देखना बेटा? ए को, और किसी ना देखना। ठीक है बेटा, अभी देखो हम क्या कर रहे हैं? इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा, तो ए क्या कर रहा है?
ए क्या परफॉर्म कर रहा है, ए इज परफॉर्मिंग विच मोशन बच्चों, सर्कुलर मोशन, यस सर। ओके, अभी बी को देखना, सिर्फ बी को देखना, ठीक है ना। हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा, रोटेट कर रहे हैं, तो बी कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, अगेन बी इज परफॉर्मिंग विच मोशन बच्चा, सर्कुलर मोशन, क्लियर विद दिस। ओके ओके, अगर हमने और एक पॉइंट लिया, क्या पॉइंट लिया बेटा, सी, क्या पॉइंट लिया बेटा, सी, ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूं, इसको ऐसा रोटेट कर रहा हूं, ठीक है ना, अगेन इसको ऐसा रोटेट कर रहा हूं, तो सी कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन, मतलब ऑल द पार्टिकल्स विच आर ऑन द रिजिड बॉडी, ये क्या परफॉर्म कर रहे हैं बेटा, विच मोशन, सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला उन्होंने, सच a way that all its particles moves in a circle about a common axis, about a common axis। ये जो common axis है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस कॉमन एक्सिस को हम लोग यहाँ पे कहेंगे, इसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहते हैं बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो कॉमन एक्सिस को हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सप्लेन करते हैं कैसे। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्यान दो, सपोज मैंने कैसा रिजिड बॉडी प्लॉट किया, ठीक है ना बेटा, ये हमारा रिजिड बॉडी है। ओके, अब फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, बराबर है, एक पॉइंट है सपोज बी, एक पार्टिकल है यहाँ पे सी, ठीक है। अब जैसे ही रिजिड बॉडी क्या परफॉर्म करने वाला है, देखो यहाँ पे ऐसे गोल घूमेगा, समझ रहे हैं ना, मतलब इट क्या परफॉर्म कर रहा है, रोटेशनल मोशन, ठीक है ना, रोटेट होने वाला है, ठीक है। तो क्या कंफर्म, अभी हमने क्या देखा, अगर रिजिड बॉडी क्या परफॉर्म कर रहा है, रिजिड बॉडी अगर रोटेट होने वाला है, तो जो पार्टिकल्स है उसके ऊपर वो क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, मतलब इस सर्कल में घूमने वाले कुछ इस तरह, बराबर है बच्चों, हाँ या ना, ओके। अब पी भी ऐसे सर्कल में घूमेगा कुछ इस तरह, यस सर। सी भी ऐसे कुछ सर्कल में घूमेगा कुछ इस तरह, हाँ या ना, ओके। तो अगर ए पॉइंट यहां पे था, तो ए का जो सेंटर है वो समथिंग यहां पे आएगा, बी का जो सेंटर है वो समथिंग यहां पे आएगा, सी का जो सेंटर है समथिंग यहां पे आएगा, देखो ना बेटा। अब फॉर एग्जांपल अगेन हम एक्सप्लेन कर रहे, ठीक है, ध्यान दो बच्चों, एक ऐसा भी हमारा सपोज एक ऐसा रिजिड बॉडी है, ठीक है, ओके, और ये ऐसे गोल घूम रहा है, तो अगर ये ऐसे गोल घूमेगा विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये सर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन सर्कुलर मोशन, ओके। ए पॉइंट है, तो जब ये गोल घूमेगा तो ए क्या परफॉर्म करेगा बच्चों, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा पार्टिकल। सपोज ये पॉइंट बी है, मतलब पार्टिकल बी, ठीक है, तो बी भी क्या परफॉर्म करने वाला है, सर्कुलर मोशन, ठीक है, ओके। सी सपोज यहाँ पे, तो सी भी क्या परफॉर्म करने वाला है, सर्कुलर मोशन, क्लियर विद दिस, यस और नो, ओके। अब देखो बच्चों, सपोज ऐसा, ठीक है ना बेटा, ये अगर गोल घूम रहा है, बराबर है, अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है यहाँ पे वो क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। एक एंड वाला पार्टिकल वो भी क्या परफॉर्म कर रहा है बच्चों, सर्कुलर मोशन, ठीक है ना बेटा, ओके। अगर ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो सर्कुलर मोशन के लिए सबसे एक पॉइंट होता है, वो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेंटर, ठीक है। तो ए का सेंटर यहाँ पे हो गया, वैसे बी का सेंटर यहाँ पे हो गया, वैसे सी का सेंटर यहाँ पे हो गया, समझ रहा है। तो जो लाइन ये सारे के सेंटर से पास हो रहा है, ऐसे लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज लाइन जॉइनिंग, इट इज ऐसा डिफाइन करेंगे तो भी चलेगा, इट इज डिफाइंड एज लोकस, लोकस मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स, लोकस ऑफ लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, लोकस ऑफ द सेंटर्स बोला तो भी चलेगा, लोकस ऑफ लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स, या आप लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ सेंटर बोले तो भी चलेगा, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ सेंटर ऐसा बोला तो भी चलेगा, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सेंटर्स, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ द सेंटर्स, उसको हम लोग क्या बोलेगा बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ठीक है, जैसे अभी ए अगर ऐसे गोल घूम रहा है, बराबर है, तो ए क्या कर, बी क्या कर, ए क्या करने वाला है, ये ऐसा गोल बड़ा सर्कल बनाएगा, वैसे बी भी एक सर्कल बनाएगा, वैसे सी भी सर्कल बनाएगा, ये सारे सर्कल बराबर है ना एक कॉमन पॉइंट पे मिल रहा है, बराबर है ना, वहां से जो लाइन पास होगा दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ध्यान देना बेटा, ओके। अब फॉर एग्जांपल ये ऐसे, ठीक है, हमने इसको क्या किया ऐसे, ठीक है ना बेटा, ओके, बराबर है। तो ये क्या कर रहा है, ये परफॉर्म क्या कर रहा है बच्चों, क्या परफॉर्म कर रहा है बेटा, रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है, गोल घूम रहा है, ठीक है। तो जो पॉइंट ए है, बराबर है, सपोज ए पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो ए क्या कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, तो ये सर्कल का सेंटर वहीं पे ला होगा, वैसे बी भी क्या कर रहा है बच्चों, सर्कल में घूम रहा है, तो उसका भी सेंटर वहीं पे ला होगा, सी भी क्या कर रहा है बेटा, सर्कल में घूम रहा है, उसका भी सेंटर वहीं पे ला होगा। तो जब ये सारे सेंटर्स को हम एक साथ जोड़ेंगे और जो लाइन ज्वाइन कर रहा है सारे सेंटर्स को कंबाइन करके, ऐसे लाइन को हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ सेंटर, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ सेंटर इज टर्म्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके। अब देखना बेटा और कुछ इंपॉर्टेंट छोटा छोटा एग्जांपल्स, अगर हम ये देख रहे हैं बेटा, ये कौन है बेटा, स्फीयर है,
ओके अब स्फीयर बोलो, डिस्क बोलो, ठीक है। तो ध्यान दो बेटा, ये स्फीयर है। ओके अब क्या करेंगे बेटा, इसको लास्ट में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो अगर स्फीयर यहाँ पे गोल घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी क्या बेटा, ओमेगा, तो ए को देखो, ए क्या परफॉर्म करने वाला है बेटा, सर्कुलर मोशन, ये पॉइंट बी था। बी भी क्या परफॉर्म करने वाला है बेटा, सर्कुलर मोशन, ये पॉइंट सी था। सी भी क्या परफॉर्म करने वाला है बेटा, सर्कुलर मोशन। ओके इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है ना। अभी डी भी क्या परफॉर्म करने वाला है बेटा, सर्कुलर मोशन। तो ये सारे सेंटर्स दिख रहे हैं ना बेटा, जब ये सारे सेंटर्स को आप एक साथ लेके आओगे, समझ रहे हो बच्चों, तो ऐसे लाइन जो सारे सेंटर से पास हो रहा है, ऐसे लाइन को हम लोग कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर विद दिस? सो द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ सेंटर्स इज टर्म्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एनी डाउट ओवर हियर? ओके तो क्या सेकंड पॉइंट क्लियर है बेटा? ओके अब थर्ड पॉइंट के पास हम लोग चलते हैं आगे, यहाँ पे ध्यान देना बेटा। ओके अब क्या बोला उन्होंने, फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर होगा, इज रिजिड बॉडी, सेकंड कॉमन एक्सिस दैट इज टर्म्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विद कॉमन एंगुलर वेलोसिटी, विद कॉमन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। फिर एक अभी कैसे बाइफरकेट करके पढ़ रहे, फिर सबको एक साथ मर्ज करके एग्जैक्ट डेफिनेशन देखेंगे क्या है क्या नहीं है। विद कॉमन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, वही एग्जांपल, एकदम सिंपल एग्जांपल जो हम लोग अब तक देखते आ रहे हैं, ठीक है। सपोज ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट क्या बेटा ए, और ये पॉइंट क्या बेटा बी। ओके क्लियर है? ये कौन सा बॉडी है, रिजिड बॉडी, देखो ना ऐसे, ये कौन सा बॉडी है बेटा, रिजिड बॉडी, ये पहले ऐसे था। ओके क्लियर है? अब देखो ये क्या हुआ, ऐसे मूव हो गया, यहां से यहां तक गया, बराबर है। इसका मतलब हमारा ए पॉइंट यहां पे पहुंचा होगा और बी पॉइंट यहां पे पहुंचा होगा। क्लियर है? ओके तो कैन वी से दिस, देखो ए ने इतना एंगल ट्रेस किया और बी ने भी इतना एंगल ट्रेस किया, हाँ ना। दोनों ने क्या ट्रेस किया, एंगल दोनों का सेम है अलग अलग है, बट ऑब्वियस सेम है सर। अब अगर ये एंगल ऐसा, यहाँ पे ये भी एंगल उतना ही, ये भी एंगल उतना ही है ना बेटा, ठीक है ना, एंगल तो सेम ही होने वाला है, ऐसा थोड़ी अगर लाइन अलग रहेगा तो एंगल चेंज होगा, बट ये भी एंगल और ये भी एंगल सेम ही है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी, थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी। देखो ना बेटा सेम एंगल ट्रेस करने वाला है, ठीक है। ओके अब हम क्या कहेंगे, अब यहां पे ध्यान दो बेटा, जितने टाइम में ए यहां से यहां तक पहुंच रहा है उतने टाइम बी भी पहुंच रहा है, मतलब जितना टाइम ए को लग रहा है टू रीच ओवर हियर, उतने टाइम में बी भी यहां पे पहुंच रहा है ना बेटा, ठीक है। तो दोनों का टाइम भी क्या लग रहा है बच्चों, सेम। सो दोनों के लिए टाइम सेम है। क्लियर विद दिस? बिकॉज देखो ना अभी मेरा ऐसा मूव हो रहा है, तो सेम टाइम में ए यहां पे गया और बी यहां पे गया, सेम टाइम में गया ना बेटा, तो दोनों के लिए टाइम भी सेम है। तो दोनों को मैं टी से डिवाइड करता हूं, टी मतलब सेम टाइम, हाँ या ना बेटा। ओके इन सर्कुलर मोशन व्हाट यू आर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हम उसकी क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, ओमेगा ए, और यहाँ पे थीटा बी अपॉन टी, इसे हम क्या लिखेंगे बेटा, ओमेगा बी। क्लियर विद दिस? तो हमारा ये कॉन्सेप्ट रिजिड बॉडी के लिए हमेशा याद रखने का, ओमेगा ए इज इक्वल्स टू ओमेगा बी। क्या बोला बच्चों, ओमेगा ए इज इक्वल्स टू ओमेगा बी। क्लियर विद दिस? ओके अगर वहीं पे हम ये चेन लेते थे ऐसा, सपोज ये ऐसे चेन था, ठीक है ना बेटा। ओके आफ्टर दैट ये पॉइंट हमारा ओ था, ये पॉइंट हमारा ए था, ये पॉइंट हमारा बी था। तो अभी क्या होता था, ये चेन ऐसे कुछ पहुंचता था, बराबर है। तो ए पॉइंट यहाँ पे पहुंचता था और बी यहाँ पे पहुंचता था, तो दोनों के बीच का एंगल सेम नहीं था, दोनों के बीच का एंगल क्या होता था, चेंज होता था, बिकॉज चेन इज नॉट अ रिजिड बॉडी, वो चेंज होने वाला है। क्लियर विद दिस? ओके तो अगर ये रिजिड बॉडी नहीं है तो यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 इक्वल नहीं आ रहा, तो थीटा ए थीटा बी इक्वल नहीं है, तो ओमेगा बी इक्वल आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है, यहाँ पे अभी दोनों का क्या सेम आ रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, वही सर ने यहाँ पे लिखा है कि कॉमन एंगुलर वेलोसिटी। ओके अब जितना बड़ा है उसको एक साथ देखते हैं। रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी which takes place in such a way that all its particles move in a circle, all its particle 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 move in a circle about a common axis called as axis of rotation, about a common axis called as axis of rotation। जैसे मार्कर की बात करोगे तो मार्कर ऐसा रोटेट हो रहा है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है, इसके टिप से, बीच में से एकदम एग्जैक्टली, ठीक है। पेन की बात करोगे तो पेन के लिए एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास होगा बच्चों, उसके सेंटर से, रिफिल से। क्लियर विद दिस? ओके अगर ये ऐसे गोल घूम रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है, यहां से पास हो रहा है, ठीक है। ओके अबाउट कॉमन एक्सिस, अबाउट कॉमन एक्सिस विद कॉमन एंगुलर वेलोसिटी, मतलब दोनों का क्या सेम है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो ये हमारा डेफिनेशन था, किसका डेफिनेशन था बेटा, rotational motion का। What is rotational motion defined as? It is defined as rotation of a rigid body which takes place in such a way that all its particles move in a circle about a common axis with common angular velocity. Clear with this? कुछ डाउट है यहाँ पे? ये हमारा बेसिक डेफिनेशन था किसका बच्चों, सर्कुलर मोशन का। Any doubt over here?
ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना, ये चैप्टर का जान है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग ये चैप्टर को ऑलमोस्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सेकंड रोटेशनल मोशन, मतलब रोटेशनल मोशन मतलब इसमें भी कैसे कंडीशंस आते हैं पता है बच्चों, एक रोलिंग भी आता है, एक ट्रांसलेशन आता है, फिर ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, दैट इज टर्म्ड एज रोलिंग, ठीक है ना बेटा। तो अलग अलग डिफरेंट केसेस में हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जैसे हमने हर एक मोशन के लिए पढ़ते हैं काइनामेटिक्स, नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं बच्चों, डायनामिक्स कि क्यों हो रहा है, ठीक है ना बेटा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ काइनामेटिक्स की बात करेंगे, फिर डायनामिक्स को देखेंगे क्यों होता है क्यों नहीं होता। जैसे लीनियर मोशन क्यों होता था, फोर्स की वजह से, वैसे रोटेशनल मोशन क्यों होगा, टाउ की वजह से। अब टाउ क्या होता है क्या नहीं होता है वो आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे, बट इन टुडेज लेक्चर जो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जान है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके नाउ यस सर, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कैसे काम करता है देखते हैं। ओके ना मोमेंट का मतलब क्या, मोमेंट इज नथिंग बट एबिलिटी, एबिलिटी। ओके इनर्शिया, इनर्शिया मतलब ऑपोजिशन टू मोशन, ऑपोजिशन टू मोशन या फिर रेजिस्टेंस। इनर्शिया मतलब रेजिस्टेंस, अब बोलते हैं ना ज्यादा इनर्शिया देख रहा है मतलब ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। सर इनर्शिया के बारे में हमने ना इन लॉज ऑफ मोशन कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे। व्हाट इज इनर्शिया, ओके द टेंडेंसी, बराबर है ना, ऑफ अ बॉडी, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, अंदर का द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से इट डज नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, या तो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, या तो मोशन में वो मोशन में ही रहेगा, क्लियर्ड विद दिस, या फिर इट विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, दैट इज टर्म्ड एज इनर्शिया। द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन, या तो कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो कंटिन्यूज टू बी इन डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, इज टर्म्ड एज इनर्शिया। इन सिंपल अपने वर्ड्स में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, मुझे परिवर्तन पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक चेंज, ठीक है ना। इनफैक्ट वी डोंट लाइक चेंज, कोई हमको बोलेगा कि मेरे लिए चेंज होना, हम लोग चेंज होने वाला है क्या, नहीं, हमको जैसा वैसा एक्सेप्ट करेगा तो ठीक है ना, तो जाने दे, क्लियर है। तो ये भी ऐसे ही है, इनर्शिया का मतलब भी ऐसे ही है कि मेरे को परिवर्तन पसंद नहीं है, वी डोंट लाइक चेंज। ओके जैसे अगर फैन की एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, डायरेक्टली अगर हमने उसको स्विच ऑन किया फटाफट भागने का चालू करता है, नहीं, कुछ टाइम के बाद, ठीक है, अगर उसको स्टॉप कर रहे हैं तो एग्जैक्टली एट दैट इंस्टेंट वो रुकेगा नहीं, कुछ टाइम के बाद, क्योंकि वो मोशन में था, उसको परिवर्तन पसंद नहीं है, उसको अभी रुकना ही है क्योंकि कहीं से एनर्जी नहीं मिल रहा, तो वो रुकेगा। क्लियर विद दिस, आपने एक्सटर्नल कुछ काम किया उस पर, अगर काम ही नहीं किया होता तो वो रुकने वाला नहीं था, समझ रहे हो ना बच्चा। तो इनर्शिया का कंसेप्ट क्या होता है, मूवमेंट, मतलब मूवमेंट का मतलब क्या होता है, इट्स एबिलिटी ऑफ, मतलब इनर्शिया का मतलब अपोजिशन, मतलब मेरा एबिलिटी कितना है कि मैं ये चेंज को अपोज करूं, कि ये मोशन को अपोज करूं, समझ रहे हैं ना बच्चा, दैट इज टर्म्ड एज इनर्शिया, मेरा कितना एबिलिटी है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट देखना बेटा, अगर हम लीनियर मोशन की बात करेंगे, किसकी, लीनियर मोशन, तो लीनियर मोशन में ये जो काम था वो कौन कर रहा था पता है, इन लीनियर मोशन, बराबर है, लीनियर मोशन को अपोज कौन करता था, मास, मास, मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, बराबर है ना बच्चों, क्लियर विद दिस, या इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास, ठीक है ना बेटा, इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास, इन विच मोशन, लीनियर मोशन। इनर्शिया किसका प्रॉपर्टी था बच्चों, मास का। ओके कैसे सर, देखो ना बेटा, अब फॉर एग्जांपल सपोज आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, बराबर है, अब ये सामने टेबल है या कुछ का, ओके इसको हमको ये ब्लॉक को पुश करना है, ये ब्लॉक का सपोज मास है 5 kg, तो वेट कितना डालेगा 50 न्यूटन नीचे, ठीक है ना, इजीली पुश करेंगे। बट वहीं पे अगर ये 500 बराबर है ना केजी का ब्लॉक है, तो क्या होगा, क्या हम धक्का मार पाएंगे, फोर्स अप्लाई कर पाएंगे, प्राण निकल जाएंगे यार, ठीक है ना बेटा, इतना हैवी। क्लियर विद दिस, तो इसका मतलब क्या था, किसने अपोज किया, मास ने, क्योंकि ज्यादा मास हो रहा है ज्यादा अपोजिशन आ रहा है, कम मास था कम अपोजिशन था, बराबर है ना, वी कैन इजीली डिस्प्लेस, बराबर है ना, अ बॉडी ऑफ लेसर मास, बराबर। बट जैसे ही मास बढ़ता है बेटा, उसको डिस्प्लेस करने को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। तो सेम जो लीनियर मोशन में मास ने काम किया था, वही रोटेशनल मोशन में, वही कौन से मोशन में बेटा, रोटेशनल मोशन में द सेम
वर्क इज डन बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन काम करेगा बच्चों? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इन विच मोशन बच्चों? रोटेशनल मोशन। बराबर है। तो इंडायरेक्टली हम देखेंगे आगे आगे जैसे चलेगा ना वैसे वैसे हमको समझ में आता रहेगा। ठीक है, द रोल ऑफ मास इन लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन, द रोल ऑफ मास इन लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन, द सेम रोल इज प्लेड बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। मतलब द ऑपोजिशन टू मोशन, मतलब ये क्या कर रहा है? मोशन को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। ठीक है ना बेटा, दैट इज टर्म्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बेसिक डेफिनेशन क्या बोलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज mi of a rigid body is defined as sum of, क्या बोला बेटा? पहले मैं सिर्फ डेफिनेशन लिख रहा हूं, sum of mass of each particle and the square of its distance from the axis of rotation। ये डिस्क्रीट के लिए। ठीक है बेटा, सम ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब जैसे अगर हम ये देखेंगे बच्चों, ये हमारा बॉडी है, बराबर है। नाउ दिस इज रिजिड बॉडी। भाई रिजिड बॉडी के ऊपर बेटा बहुत सारे मासेस रहेंगे। सपोज ये मास है m1, यहाँ पे मास है m2, यहाँ पे मास है m3। नाउ रिजिड बॉडी क्या परफॉर्म कर रहा है बेटा? रोटेशनल मोशन। तो अगर रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता रहेगा, सपोज दिस इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस पे घूम रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे बेटा इसका यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस था एक्स ऑफ रोटेशन से। ठीक है ना, ये एक्सिस है, ध्यान देना, और ये सेंटर में घूम रहा है। अगर ये सेंटर में घूमता रहेगा, ये एक्सिस है, तो सेंटर क्लियर्ड विद दिस, एक्सिस कहां से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है। तो सेंटर से लेके वहां तक का कौन सा डिस्टेंस? जो एक्सिस सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस देखेंगे, मतलब एक्सिस से वो डिस्टेंस कैसा होना मांगता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, सेम m2 का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वैसे m3 का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ऐसे बहुत से पार्टिकल है, सपोज मैं बोलता हूँ mn, मतलब mn कितने पार्टिकल से? n पार्टिकल से। कितने पार्टिकल से? n। ठीक है, तो m1 हो गया, m2 हो गया, m3 हो गया, और क्या हो गया बच्चों? mn। ठीक है ना, अब डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा? देख, ये तो सब बच्चों किस में घूमने वाला है? सर्कल में घूमने वाला है, तो कंफर्म हो गया। डेफिनेशन क्या कहता है? सम मतलब समेशन, समेशन दैट इज एम आई बेटा, एम आई। ठीक है ना बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम हो गया। ओके ओके, आगे ये कौन है बेटा? m1 m2, सम ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल दैट इज mi एंड ri का क्या होगा? स्क्वायर। सम summation addition of mass of each particle and the square of its distance, बराबर है बच्चों sum of, ओके हम यहाँ पे product of mass of each particle and the square of its distance from the axis of rotation, that is mi multiplied by क्या होगा बच्चों? ri का स्क्वायर। और i का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा बच्चों? 1 से कब तक चलेगा? n तक। देखो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों? m1 इंटू r1 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 का स्क्वायर प्लस m3 इंटू r3 का स्क्वायर डॉट 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 mn इंटू rn का स्क्वायर। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। दिस फॉर व्हिच बॉडी बच्चों? डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए, जब पार्टिकल्स हमारे, बराबर है बच्चों? ओके, बट अगर कंटिन्यूअस बॉडी रहेगा जैसे रॉड या डिस्क या स्फीयर, तो उसके लिए mi का फॉर्मूला क्या होगा? जहाँ पे समेशन था वहां पे आएगा इंटीग्रेशन। क्या आएगा बच्चों? इंटीग्रेशन। और यहाँ पे आएगा dm मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। क्या आएगा बेटा? dm मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, dm मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। क्लियर्ड विद दिस इज फॉर डिस्क्रीट, दिस इज फॉर कंटिन्यूअस पार्टिकल। इतना याद रखने का, ये समझा बच्चों? और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ mass of each particle and the square of its distance from the axis of rotation, that is termed as, क्या बोलते हैं उसको? moment of inertia। moment of inertia, the role of mass in linear translational motion, the same role is played by moment of inertia in which motion बच्चों? rotational motion। moment मतलब ability to resist the change, बराबर है ना? opposition to change, resist to change, मेरे को परिवर्तन पसंद नहीं है, I'll oppose the motion। तो यहाँ पे rotational motion में वो
काम किसने, मतलब वो जिम्मेदारी किसने उठाया बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने। ओके, अब यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट क्या होगा, यस यूनिट क्या होगा बच्चों, मास। मास को किसमें गिनते हैं बेटा, केजी, और डिस्टेंस को किसमें गिनते हैं, मीटर स्क्वायर। तो केजी पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, और यहाँ पे क्या मिलेगा, ग्राम, और यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। केजी मीटर स्क्वायर या फिर ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर या फिर ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, सेम डायमेंशंस लिखना है तो क्या आने वाला है, मास m1 आएगा, मास कितना आएगा, m1 आएगा। ओके, लेंथ आने वाला कितना है बेटा 2, और t कितना आने वाला है 0। ठीक है, ये क्या होगा उसका डायमेंशन, क्या होगा ये उसका डायमेंशन। ये कॉन्सेप्ट समझा बच्चों, यस। Yes, done. Okay. Now starting with next topic, मतलब उसी का, that is radius of gyration. Radius of gyration. Okay. Now what is actually my radius of gyration का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान देना। Okay, ये कंसेप्ट समझा था ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, द रोल ऑफ मास इन लीनियर मोशन, द सेम रोल इज प्लेड इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन व्हिच मोशन, रोटेशनल मोशन, एबिलिटी टू अपोज द चेंज। ठीक है ना, कंसेप्ट समझा था ना बेटा इनर्शिया का, कुछ डाउट है यहाँ पे, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना बेटा, इनर्शिया का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट, एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट, दैट इज टर्म्ड एज इनर्शिया। ओके, और ये कौन सा क्वांटिटी होगा बच्चों, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखना यहाँ पे, इट्स विच क्वांटिटी बेटा, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, क्लियर है, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ये जो फॉर्मूला इट इज फॉर विच, एक कंटिन्यूअस स्केल है, कंटिन्यूअस बॉडी, और एक इसके लिए बच्चों डिस्क्रीट के लिए। ठीक है, ओके, नाउ पे अटेंशन हो भैया। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर एम आई लिखना है तो हम एम आई कैसे लिखते हैं, एम आई फॉर रिजिड बॉडी कैसे लिखेंगे बेटा। ओके, सपोज यहाँ पे ना बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, m1, m2, m3, m4, ओके, डॉट 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 mn। ये पार्टिकल है ना, m2 को थोड़ा हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ये पार्टिकल है सर्कल में घूम रहा है, m1, ये m2 ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ये mn ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ये m4 ये सर्कल में घूम रहा है, बराबर है, ये m3 यहाँ पे ऐसे सर्कल में घूम रहा है, ओके, ऐसे सर्कल में घूम रहा है, इसका सेंटर ये, सेंटर ये, सेंटर ये, सेंटर है। जब आप ये सारे सेंटर को जोड़ोगे तो क्या है, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना बेटा, क्लियर है। अब ध्यान देना बेटा, अगर यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहोगे तो आप कैसे फाइंड करेंगे, वेरी सिंपल केस, समीशन m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर डॉट 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 mn rn का स्क्वायर, या समीशन, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो भी चलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये सारे मासेस बिखरे हुए हैं, हमने क्या किया, ये सारे मासेस को पकड़ा, ओके, और एक ऐसे पॉइंट पे लाके रखा यहाँ पे, बराबर है, ये सबको ऐसा पकड़ा, बराबर है बच्चों, ओके, इसको मर्ज किया और एक ऐसा पॉइंट पे लाके रख दिया, ओके, सपोज ये पॉइंट पे, एंड अभी है ना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से सबको ऐड करके मिल रहा था ना, वही सेम आंसर यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, एंड दैट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज टर्म्ड एज k, जिसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्या कहेंगे बच्चों, रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्लियर विद दिस, सो रेडियस ऑफ जाइरेशन, गायरेशन बोलो, जाइरेशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इज डिफाइंड एज, क्या डेफिनेशन क्या देखना है यहाँ पे, डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस of rotation, distance between the axis of rotation and the point at which entire mass of the body is
supposed to be concentrated so as to possess the same moment of inertia as that of the body, as that of the body, as that of the body, as that of the body. क्या बोला है? It is defined as the distance between the axis of rotation. It is defined as the distance between the axis of rotation and the point at which entire mass, ये सबको मर्ज करके हमने एक ही पॉइंट पे ऐसा लाके रख दिया है. ये सबको क्या करके लाके रख एक सबको मर्ज करके हमने एक ही पॉइंट पे लाके रख दिया. सबको मर्ज करके क्या करके रख दिया? एक ही पॉइंट पे लाके रख दिया है. सब मास को ऐसे कंबाइंड है. सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट याद है बच्चों? हम क्या करते थे बच्चों? एक ऐसा पॉइंट था जहां पे क्या करते थे बच्चों? सपोज करते कि सारे पॉइंट वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सारा मास वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड है. वैसे सेम कंसेप्ट यहाँ पे क्या है बच्चों? सबको मर्ज करके हमने एक ही पॉइंट पे ऐसा अज्यूम करके रख दिया है कि अगर वहां से लेके उसका डिस्टेंस, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट एट व्हिच एंटायर मास ऑफ द बॉडी सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड so as to possess the same moment of inertia as that of the body. मतलब यहाँ पे जो mi इसके सबको ऐड करके मिलता था ना, वही सेम वैल्यू, वही सेम कब मिलेगा पता है क्या? जब m मतलब टोटल बॉडी का एडिशन मल्टीप्लाई बाय k का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा बेटा? k का स्क्वायर. बाय k इज नोन एज क्या बेटा? रेडियस ऑफ जाइरेशन. क्या बोलते हैं उसको? रेडियस ऑफ जाइरेशन. तो I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. ठीक है ना? क्या है बेटा? अगर I का वैल्यू, अगर यहाँ पे I का वैल्यू सपोज मिल रहा था 3 kg मीटर स्क्वायर, तो अगर यहाँ पे अगर आप मास को कांस्टेंट करोगे और k का वैल्यू फाइंड मतलब करोगे सॉल्व, तो भी आपको आंसर वही आने वाला है. मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट एट व्हिच एंटायर मास ऑफ द बॉडी, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे सारा मास ऑफ द बॉडी वहीं पे कॉन्सेंट्रेट करके रखा है, ऐसे अज्यूम करो. द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट एट व्हिच एंटायर mass of the body is supposed to be concentrated so as to possess the same moment of inertia. मतलब जो आंसर यहां से आएगा वही सेम वैल्यू यहां से आएगा. ऐसे केस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन. क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस ऑफ जाइरेशन. तो यहाँ पे k, अगर ये I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो k स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा बच्चों? I अपॉन m. तो k इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ I अपॉन m. ठीक है ना बेटा? ओके. व्हाट इज यूनिट ऑफ k? अगर यूनिट देखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? यूनिट. व्हाट इज यूनिट? यहाँ पे लिखते हैं. यूनिट क्या आएगा बच्चों? मीटर. सीजीएस में देखोगे तो सेंटीमीटर, और डायमेंशन क्या आने वाला है? L1. ठीक है ना? लेंथ है ना, रेडियस ऑफ जाइरेशन. कंसेप्ट समझा बेटा? तो रेडियस ऑफ जाइरेशन का मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट एट व्हिच एंटायर मास ऑफ द बॉडी सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड सो एज टू possess the same moment of inertia as that of the body. That is termed as radius of gyration. क्लियर है? ओके. नाउ यहाँ पे ध्यान देना बेटा, अभी है ना बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस इसके और उसके. k का वैल्यू ज्यादा है. अब k का वैल्यू ज्यादा है मतलब I ज्यादा है, मतलब I ज्यादा है, बराबर है ना? k और I का रिलेशन कैसे डायरेक्ट है ना बेटा? तो व्हाट इज मतलब I ज्यादा का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू स्टॉप. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, मतलब रेडियस ऑफ जाइरेशन ज्यादा. द लार्ज वैल्यू ऑफ k इंडिकेट्स I इज ग्रेटर. दैट मीन्स द बॉडी इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू स्टॉप. ठीक है बेटा? ओके. एंड द स्मॉल वैल्यू ऑफ k which indicates I is less, easy to start, easy to stop. अब थोड़ा और उसको आगे लेके जाते हैं. The large value of k indicates I is greater, that is the masses are distributed away from the axis. क्यों? I ज़्यादा कब होगा बच्चों? जब ये R1 ज़्यादा होगा, R2 ज़्यादा होगा, because m मास, एक एक पार्टिकल का मास तो कांस्टेंट है, बट क्या होगा बच्चों? डिस्टेंस ज़्यादा है. जब r ज़्यादा होगा तो mi बट ऑब्वियस ज़्यादा ही आने वाला है. क्लियर विद दिस? समझ रहा है ना बेटा? ओके. द लार्जर वैल्यू ऑफ I indicates the particles are distributed away from the axis, and the smaller value of I indicates the particles are distributed close to the axis. जब पार्टिकल वेरी वेरी क्लोज या क्लोज टू द एक्सिस रहेगा ना, तो mi का वैल्यू क्या रहेगा? कम रहेगा. और अगर mi कम रहेगा तो k भी कम रहेगा. मतलब इट इज डिफिकल्ट, इजी टू स्टार्ट, इजी टू स्टॉप. बट जब किसका वैल्यू ज्यादा रहेगा बच्चों? I का वैल्यू. I का वैल्यू ज्यादा कब रहेगा? जब द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस. क्लियर विद दिस? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा? फर्स्ट पॉइंट, ठीक है? ओके. इफ k इज ग्रेटर,
आई इज ग्रेटर, मतलब क्या है, के ज्यादा रहेगा तो आई ज्यादा रहेगा, बराबर है। मतलब क्या है, मास मतलब इज डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस, वो एक्सिस से दूर दूर मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, मासेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस, masses are distributed away from the axis, masses are distributed away from the axis, masses are distributed away from the axis, ठीक है ना बेटा। मतलब द लार्ज वैल्यू ऑफ के, का वैल्यू ज्यादा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, डिफिकल्ट टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू स्टॉप, डिफिकल्ट टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू स्टॉप, डिफिकल्ट टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू स्टॉप, द लार्ज वैल्यू ऑफ के ये इंडिकेट करेगा, ठीक है बेटा। ओके, वहीं पे सेकेंड पॉइंट, इफ के का वैल्यू इज कम तो आई का वैल्यू भी क्या रहेगा, कम रहेगा। ओके, तो क्या लिखेंगे हम लोग, द मासेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड, द मासेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू द एक्सिस, नियरर टू द एक्सिस, मासा डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू द एक्सिस, नियर टू द एक्सिस, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इजी टू स्टार्ट, easy to start, easy to stop, easy to start, easy to stop, ठीक है बेटा। ओके, तो the greater value of k indicates, greater value of k indicates I is greater, okay, and that is mass are distributed away from the axis, that means it is difficult to start and difficult to stop. Okay, the lesser value of k indicates I is less, I is less, okay, means the mass are distributed close to the axis, okay, and it is easy to start, easy to stop, इसलिए आपने देखा रहेगा कभी स्पीड ब्रेकर रहेगा ना बच्चा, ठीक है, अगर स्पीड ब्रेकर है यहाँ पे हमारा, ठीक है बेटा, यहाँ पे सपोज ऐसा, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कौन जा रहा है, ट्रक जा रहा है, ठीक है, और वहीं पे पीछे कौन है बेटा, साइकिलिस्ट है, ठीक है, तो कौन जा सकता है, अगर ट्रक के पास सपोज वेलोसिटी है तो ये इजीली जा सकता है, क्यों, क्योंकि इसका मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस, मतलब इसका आई ज्यादा है, इसका के ज्यादा है, मतलब ये डिफिकल्ट टू स्टार्ट, डिफिकल्ट टू स्टॉप, इसको स्टॉप करना डिफिकल्ट है, बट वहीं पे पीछे कौन है बेटा, साइकिलिस्ट है, साइकिल का टायर है, इसका मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू द एक्सिस, ठीक है, इसका एम आई कम है, इसका एम आई कम है, तो इसका के भी कम है, के कम है, एम आई कम है, मतलब इट इज इजी टू स्टार्ट, इजी टू स्टॉप, ये इजीली स्टॉप हो सकता है, कौन, ये साइक्लिस्ट वाला, ये कॉन्सेप्ट समझा बच्चों। ओके, तो यही हम लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने का है, द लार्जर वैल्यू ऑफ के इंडिकेट्स, ठीक है, द मासेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस, दैट मींस इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट एंड डिफिकल्ट टू स्टॉप, एंड द लेसर वैल्यू ऑफ के इंडिकेट्स द मासेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू द एक्सिस, दैट मींस इट इज इजी टू स्टार्ट एंड इजी टू स्टॉप। तो कंसेप्ट समझा बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सारे बोलते हैं ना बच्चों, ये अगर आपको समझ में आया रहेगा तो आगे के सम्स इजीली हम टैकल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज फर्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेकंड इज रेडियस ऑफ जाइरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स ये फॉर्मूला अप्लाई करने का, एंड फॉर कंटीन्यूअस डीएम इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। एंड द सेम केस और किसकी, रेडियस ऑफ जाइरेशन के लिए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट एट व्हिच एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कांस्टेंट रेडियस। सब मासेस बिखरे हुए थे, सबको मैं पकड़ के एक पॉइंट पे ऐसे लाया, यहाँ पे रखा, बराबर है, और वहां से एक्सिस का डिस्टेंस दैट इज टर्म्ड एज के, कि सारे मासेस यहाँ पे सपोज्ड टू बी कांस्टेंटेड। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सबको ऐड करके आ रहा था, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया m मल्टीप्लाई बाय k का स्क्वायर जब करोगे वही आंसर आने वाला है, ठीक है बेटा, दैट इज टर्म्ड एज रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्लियर है? ओके, यस, कॉपी। ये बच्चों स्टार्टिंग कुछ इंपॉर्टेंट सम्स ध्यान देना बेटा। फर्स्ट सम क्या कहा उन्होंने, थ्री पार्टिकल्स ऑफ मास ए बी, of three particles A, B and C of masses m, 2m and 3m are placed on a straight line of length 12. Find the moment of inertia about an axis passing through B and perpendicular to line AC. Find the moment of inertia passing through B and perpendicular to line AC. मतलब हमारा ये एक्स ऑफ रोटेशन है, दिस इज ऑफ एक्स ऑफ रोटेशन, मतलब you have to find moment of inertia about this axis, मतलब ये ऐसे ही घूमने वाला है, दिस एक्सिस पे हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है बच्चों। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, m मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज mr स्क्वायर। r इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस रहता है ना, जो पार्टिकल का परफॉर्म करने वाला है सर्कुलर मोशन, ठीक है ना बेटा, बॉडी का परफॉर्म करता है रोटेशनल मोशन, ठीक है।
ओके जैसे हमने एग्जांपल, कुछ छोटा सा एग्जांपल, ओके ध्यान देना, अगर ये क्लॉक है हमारा, ये कौन सा एंड है, आर एंड है, तो ये आर एंड का परफॉर्म करने वाला है रोटेशनल मोशन, बट ये टिप क्या परफॉर्म करने वाला है, सर्कुलर मोशन। तो ये आर एंड क्या है बेटा, छोटे छोटे पार्टिकल मिलके आर एंड बना ना बेटा, तो सारे पार्टिकल के परफॉर्म करने वाले बच्चों सर्कुलर मोशन, और आर एंड का परफॉर्म करेगा रोटेशनल मोशन। ओके ध्यान देना अभी। ओके अभी इंपॉर्टेंट सम है, मतलब सब बेसिक बेसिक सम्स ही आज के लेक्चर में कैसे करेंगे। एंड एम आई किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, याद रखना, mi depends on mass of the body, first point, second point, the distance of the particle from the axis of rotation से उसका distance, क्योंकि m पे डिपेंड करता है और r स्क्वायर पे, और ओरिएंटेशन मतलब किस तरीके से उसको घुमा रहे हो। ओके अगर ये रॉड को आप ऐसे घुमाओगे तो ये एक्सिस है ना, तो इसका ओरिएंटेशन अबाउट दिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आएगा। अगर आप उसको ऐसे घुमाओगे तो एम आई का वैल्यू सेम नहीं आएगा, कुछ और आएगा, चेंज होगा। अब उसको ऐसे घुमाओगे तो एम आई का वैल्यू कुछ और आएगा, मतलब अबाउट दिस एक्सिस। अब उसको ऐसे घुमाओगे, बराबर है बच्चों, ऐसे घुमाओगे तो एम आई का वैल्यू कुछ और आएगा, दिख रहा है बेटा। मतलब इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, मास, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन और ओरिएंटेशन, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसको डोम बोला तो भी चलेगा, DOM, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है बच्चों, O मतलब ओरिएंटेशन, ठीक है बच्चा, क्लियर विद दिस। और ओके M मतलब मास, D मतलब डिस्टेंस, O मतलब ओरिएंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये M है, ये 2M और ये 3M है, और ये हमारा एक्स ऑफ रोटेशन है। कैसे फाइंड करेंगे MI, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ध्यान देना बेटा। MI ऑफ अ बॉडी दैट इज I इज इक्वल्स टू, हमको अगर ये एक्सिस पे पूछा है, ध्यान देना, ये मास है, हाँ सर, इसका यहाँ से डिस्टेंस L का स्क्वायर प्लस, मैं इसको I1 लिखता हूँ ये एक्सिस पे, ठीक है। नेक्स्ट ये मास कौन है, 2M, 2M का एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है, कुछ नहीं, क्योंकि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो खुद कहाँ से पास हो रहा है, 2M से पास हो रहा है ना, तो उसका डिस्टेंस ही नहीं है कुछ, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो बच्चों क्या लिखोगे यहाँ पे, 0 का स्क्वायर प्लस ये कितना है बेटा, 3M है ना, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है बेटा, L, यहाँ पे L का स्क्वायर। सर कैसे किया, देखो ना बेटा, ये 12 है, ये सेंटर पे, तो ये L और ये भी कितना हो गया, L। फाइनल आंसर कितना होगा, ML का स्क्वायर, ये 0 प्लस 3ML का स्क्वायर, दैट इज 4ML का स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड, अगर मेरे को I2 पूछा होता, ओके, इफ वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर हम उसको ये अबाउट दिस एक्सिस नहीं घुमा देते, मतलब उसको अगर घुमा देता अबाउट दिस एक्सिस, उसको घुमा देता अबाउट दिस एक्सिस, सपोज दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन, बराबर है, ये I2 पूछा है, तो I2 के लिए क्या करते हैं, ये जो छोटा मास है खुद वहां पे ला रहा है ना, तो M इंटू 0 का स्क्वायर, बोलो 2M इंटू L का स्क्वायर, बराबर है। नेक्स्ट 3M इंटू 12 का स्क्वायर, क्यों 12 का स्क्वायर, देखो ना बेटा, इसका यहाँ से डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन L, इसका कितना होगा 12, ठीक है, दैट इज 2M L का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12M का स्क्वायर, दैट इज 4ML का स्क्वायर, 4ML का स्क्वायर। ये पॉइंट समझ आया बेटा, यस सर। अब I1 हो गया, I2 हो गया, अब देखते हैं, सपोज हमें I3 फाइंड करने बोला था, I3 मतलब सपोज यहाँ से एक्स ऑफ रोटेशन पास होता था, पहले हमने कहाँ से पास किया था, सेंटर से, ये अगर ऐसे गोल घूमते थे अबाउट दिस एक्सिस, ये I1 हो गया अबाउट दिस एक्सिस, ये I2 हो गया, और ये सपोज I3 हमको यहाँ से फाइंड करने बोले होते, कैसे करेंगे I3, वेरी सिंपल, M मल्टीप्लाई बाय, यस, अब ये M है ना, तो M का डिस्टेंस कितना, परपेंडिकुलर 12, बराबर, हाँ सर। नेक्स्ट 2M का डिस्टेंस कितना है, सर 2M का तो L ही रहेगा, L का स्क्वायर प्लस इसका डिस्टेंस कितना है वहां से, 0, बिकॉज जो एक्सिस है वो खुद 3M से पास हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या मिलेगा, 2ML का स्क्वायर प्लस 2ML का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, प्रिंटिंग मिस्टेक, 4ML का स्क्वायर, बराबर है ना, 4 2 जा 6ML स्क्वायर। कोई डाउट है यहाँ पे, ओके। देखो ना बेटा, पहले एक्सिस कहाँ था, बीच में था, ये दोनों पॉइंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, 4ML स्क्वायर आ रहा था, मतलब जितना इतना एक्सिस दूर जा रहा ना, उतना MI का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। द मास आर डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द एक्सिस, MI इज ग्रेटर, एंड द मास आर डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू द एक्सिस, MI इज स्मॉलर। यहाँ पे द मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज टू एक्सिस के, देखो ना, क्योंकि एक्सिस बीच से पास हो रहा था और ये क्लोजेस्ट थे, तो कम MI था,
अब एक्सेस यहाँ पे पहुंचा, ये दूर दूर है तो एम क्या होगा, ज्यादा हो रहा है, दिख रहा है बेटा, ओके। बट यहाँ पे ज्यादा मासेस था ना, तो ज्यादा मास ज्यादा डिस्टेंस, क्लियर विद दिस। और यहाँ पे मास कम है, इसलिए एक्चुअली में इससे ज्यादा ही आएगा बट इससे कम आएगा, ठीक है, क्योंकि 3m का जो मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो ज्यादा ही होने वाला है। एक सिंपल पॉइंट है वो, ध्यान देना। अभी सेकेंड सम क्या बोला है, कॉम्बिनेशन है कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के। टू पार्टिकल्स ऑफ मास m and 2m are placed at a separation L, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया बच्चा, L। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, find the moment of inertia about an axis passing through center of mass, okay, and perpendicular to the line joining the point of the masses। मतलब एक एक्सिस है जो कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मासेस को, और ये जो लाइन को परपेंडिकुलर है, मतलब सेम एक्सिस ऐसे ही रहने वाला हमारा, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू फाइंड ओवर हियर सेंटर ऑफ मास। चलो सेंटर ऑफ मास लोकेट करते हैं। सपोज सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहां से L है, सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ होता है, ज्यादा मास की तरफ, बराबर है ना बेटा, जितना ज्यादा मास सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ होता है हमेशा, क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा है, सेंटर ऑफ मास डिवाइड द डिस्टेंस इन द इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस। तो सेंटर ऑफ मास हमारा 2m की तरफ होगा, हाँ या ना। तो जो हमारा एक्सिस है ना, सपोज वो यहां से पास हो रहा है, बराबर है, तो ये एक्सिस है, क्लियर है, ये टोटल डिस्टेंस L है। तो वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, क्योंकि वी आर रोटेटिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे ये एक्सिस के अलोंग फाइंड करना है, ओके सर। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको ये डिस्टेंस तो फाइंड करना है, क्योंकि ये डिस्टेंस के बिना तो हम एम आई फाइंड नहीं कर सकते हैं। एम आई का फॉर्मूला क्या होता है, एम मल्टीप्लाई बाय एल का स्क्वायर, आया ना, एम इंटू आर का स्क्वायर। आर इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे करेगा सर, सेंटर ऑफ मास फाइंड करने को आता है, यस सर। सपोज दिस डिस्टेंस इज x, तो ये कितना होगा L माइनस एक्स, याद आ रहा है, ओके। तो क्या करें, कैसे करेंगे फाइंड, ये x है ना, ये कितना होगा, ये कितना होगा L माइनस एक्स। तो दो ऑप्शन है, मैं दोनों ऑप्शन बताता हूँ कैसे। फर्स्ट, अगर मैं ये ओरिजिन ले रहा हूँ, क्या ले रहे बेटा, ओरिजिन, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, अगर मेरे को ये ओरिजिन ले रहे हैं हम लोग, एक फर्स्ट पॉइंट, दोनों एक्सप्लेन करते हैं, एक यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इजी वे यहाँ पे करते हैं। एकदम बेसिक कंसेप्ट क्या है, अब सर ने क्या कहा था, ये मास 2m है और ये मास m है, टेक द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट एज ओरिजिन। अगर मैं इसको ओरिजिन ले रहा हूँ 0,0, तो इसको ये कोऑर्डिनेट क्या आएगा, L,0। डिस्टेंस कितने हमें भाई लेना है, तो क्या आएगा, XCM का फॉर्मूला क्या होगा, इसका मास इंटू इसका कोऑर्डिनेट 0, इसका मास इंटू इसका कोऑर्डिनेट 2m इंटू L, अपन दोनों का मास का एडिशन 2m प्लस m कितना होगा 3m, ये m ने m को मान दी, तो 12/3, बराबर है। तो 12/3 यहाँ से, अगर यहाँ से 12/3 है तो यहाँ से कितना होगा, L माइनस 12/3, दैट इज L/3। एक फॉर्मूला, एक पॉइंट हो सकता है। या तो सेकंड कैसे करेंगे, सेकंड और एक क्या, सेंटर ऑफ मास डिवाइड द मासेस इन विच रेशियो, इनवर्स रेशियो, हाँ ना। तो इसका मास बराबर है इनटू इसका मास है ना, इसका मास अपॉन उसका मास, और इनवर्स रेशियो, इसका डिस्टेंस कितना है x, वो कहाँ आएगा नीचे, और उसका डिस्टेंस कितना है L माइनस एक्स, तो वो कहाँ आएगा ऊपर। या तो सर ने कहा था m इंटू एक्स 2m इंटू L माइनस एक्स, वैसे ही करने का, ठीक है। सो m ने m को मार दी, x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2x, सो 3x को लिए कितना मिलेगा बच्चों 12, x के लिए अगेन क्या आएगा 12/3, ठीक है। या तो ऐसे क्या तो भी चलेगा, जो मेथड आपको ठीक लगता है विंडोज फाइंड कर सकता है। या तो ये मेथड से टेक द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट एज अ ओरिजिन, या फिर सेंटर ऑफ मास डिवाइड द मासेस इन द डिस्टेंस इन द इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस, ओके। ये समझा बच्चों, यस। अब हमको फाइंड करना है, अब हमको क्या फाइंड करना है, ये नहीं फाइंड करना था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। कैसे, नाउ दिस डिस्टेंस इज 12/3, 3 से लेके टाउ तक, तो ये कितना होगा L/3, आया ना, ओके। व्हाट इज मोमेंट, एमआई का फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू mass of each particle and the square of its distance from the axis of rotation, that is 12/3 का a square plus इसका मास कितना है बेटा 2m, इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से L/3 का क्या आएगा स्क्वायर, ओके, यस सर। दैट इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय 12, दैट इज 4l का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 2m मल्टीप्लाई बाय l का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 9 9 सेम, ओके। तो 9 नीचे सेम आएगा, ओके। 4ml
4 + 2 कितना होगा 6 ml का स्क्वायर. ओके, अब 3 2s and 3 3s. दैट्स अ फाइनल आंसर. समझा? तो कुछ कुछ समझ कंबाइन करके भी आता है सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट से. इसलिए सीओएम बहुत इंपॉर्टेंट था. ठीक है, यस, कॉपी. ये बच्चों नेक्स्ट हम क्या कहा उन्होंने क्वेश्चन में, 3 particles each of mass m, okay, are placed on a vertices of equilateral triangle of length L. Equilateral triangle, length L, length L, length L. Find the moment of inertia. Find the moment of inertia about an axis passing through first one particle and perpendicular to the plane. मतलब एक एक पॉइंट सॉल्व करेंगे बच्चों. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला उन्होंने, फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है कि जो एक्सिस है ना वो एक पार्टिकल से पास हो रहा है एंड प्लेन को परपेंडिकुलर है. मतलब ये हमारा प्लेन को जिस तरह है, ये हमारा प्लेन को जिस तरह है, बराबर है बेटा. ओके, 3 पार्टिकल्स यहाँ पे लोकेटेड है. यहाँ पे ये पार्टिकल 1, ये पार्टिकल 2 और ये पार्टिकल 3. ओके, लोकेशन देखना ऐसे, 1 पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. मतलब हमारा एक्सिस यहाँ से, सपोज ये ए पार्टिकल से पास हो रहा है और प्लेन को परपेंडिकुलर है. मतलब इसका प्लेन ऐसा है, दिस इज प्लेन. और प्लेन को परपेंडिकुलर कैसे रहेगा, मतलब हमारा एक्सिस कुछ इस तरह है. दिस इज आवर एक्सिस, ये हमारा एक्सिस है. मतलब ये पार्टिकल ऐसे घूमने वाले, ये बी पार्टिकल ऐसे घूमेगा, ये सी पार्टिकल ऐसे घूमेगा और ये उधर ही रहेगा. मतलब जो एक्सिस है वो यहाँ से पास हो रहा है. दिस इज अवर एक्सिस. ये पॉइंट समझा बच्चों? ठीक है, मतलब ये हमारा ऐसा था ना बेटा. ठीक है, ये प्लेन ऐसा है ना बेटा ए, तो मेरा ये सपोज एक्सिस ऐसा पास हो रहा है, तो ये पूरे पार्टिकल ऐसे गोल घूमेंगे ऐसे, ए बी एंड सी. मतलब दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन लाइक दैट. तो ये प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो माई एक्सिस इज पासिंग लाइक दिस. तो सपोज मैं यहाँ पे क्रॉस करता हूँ, क्रॉस का मतलब पता है ना हमारा एक्सिस कहाँ जा रहा है बेटा, अंदर. मतलब एक्सिस परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऐसा. तो जो पॉइंट है, दिस इज आवर एक्सिस, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ये हमारा कौन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन. ओके, तो नाउ अगर ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ए का डिस्टेंस कितना हो फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, 0. बिकॉज जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो खुद ए से पास हो रहा है ना बेटा. ओके, नेक्स्ट बी का मास कितना m, बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये वाला देखो ना, परपेंडिकुलर ही है ना बेटा, परपेंडिकुलर ही है. आर यू गेटिंग बेटा, परपेंडिकुलर ही ऐसा दिख रहा है बेटा, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, हाँ या ना, 90 डिग्री. ठीक है ना बेटा. ओके, तो बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज l. वैसे ये भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही है बिकॉज हमारा एक्सिस ऐसा पास हो रहा है, ये एक्सिस है मेरा, तो ये डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर ही हुआ ऐसा, और ये डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर ही हुआ ऐसा. देखो ना, ये डिस्टेंस भी क्या हो गया, ये मेरा एक्सिस है तो ये भी परपेंडिकुलर ही हुआ, और ये भी क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर. क्लियर है? तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई इज इक्वल टू ए का मास m, ए खुद एक्स ऑफ रोटेशन पे ला रहा है इसलिए 0. बी का मास m, बी का डिस्टेंस कितना एक्स ऑफ रोटेशन से l, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन, आई रिपीट वंस अगेन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन, प्लस सी का मास कितना m, यहां से डिस्टेंस कितना है l, तो l का क्या आएगा स्क्वायर, m इंटू 0 का स्क्वायर बराबर है b का मास m इंटू l का स्क्वायर, c का मास m इंटू l का स्क्वायर, ml का स्क्वायर प्लस ml का स्क्वायर कितना मिलेगा बच्चों, 2ml का स्क्वायर. ये हमारा फर्स्ट आया I1. एनी डाउट होगा ये, जस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एक्स ऑफ रोटेशन फाइंड करना, दैट्स इट. ओके, सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं. सेकंड पॉइंट क्या कहा उन्होंने, मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. मतलब ये मेरा साइड ऑफ ट्राइंगल को जिस तरीके से, बाबा हाँ या ना, ओके, वहां पे एक्सप्लेन किया तो भी चलेगा. ठीक है, यहीं पे एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा डायग्राम.
सपोज ये साइड है तो मेरा एक्सिस ऐसा पास हो रहा है यहाँ से, मिड पॉइंट और साइड ऑफ ट्राइंगल, मतलब ये दोनों का मिड पॉइंट यहाँ पहला होगा ना, मिड पॉइंट और साइड ऑफ ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ये प्लेन है तो जो हमारा एक्सिस होगा वो कुछ इस तरह लाया होगा, ये हमारा एक्सिस है जो ये प्लेन को परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट और साइड ऑफ ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, सो दिस इज माय एक्सिस। सो बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन से, सो बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया इतना फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन से, कितना हो गया वो l/2, बिकॉज ये पूरा l था तो ये l/2। सर ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन से, ये वाला, दिस इज ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन। सर सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना एक्स ऑफ रोटेशन से, ये वाला जो ये हाइट होगा, जो ये हाइट होगा, ठीक है ना, ये जो हाइट होगा तो ये हाइट कितना होगा, ये हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यस सर ये हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ना बेटा, वी नो दैट अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है बेटा, इक्विलेटरल, तो ये एंगल कितना हो गया 60, ये भी 60, साइड भी 60, 3/2 टाइम्स हाइपोटेनस ना, बराबर है, तो हम लोग को ये भी मिला, ठीक है। तो सेकंड डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, सेकंड के लिए ये एक्सिस है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, तो क्या आएगा बोलो बेटा, I2 का वैल्यू क्या मिलेगा, ए का मास m, यहां से यहां तक का डिस्टेंस l/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन, अवर एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लस b का मास कितना m, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन, दैट इज अगेन l/2, l/2 का क्या आएगा स्क्वायर, यस, प्लस प्लस c का मास m, व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मेरा एक्स ऑफ रोटेशन है, ये मेरा हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस c का फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन, दिख रहा है ना बेटा, दैट इज अल्टीट्यूड, हाइट कितना है √3l/2, m into √3l/2, √3l/2 the whole square, ठीक है। So what we are getting over here, m l²/4 plus m l²/4 plus m √3 का स्क्वायर 3l², 2 का स्क्वायर 4, yes or no, 3 1 4 4 plus 1 5, फाइनल आंसर कितना होगा 5ml²/4, दैट्स द फाइनल आंसर। ये सेकंड पॉइंट समझा बच्चों, ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट एक ही समय पर उसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट आ रहे, ध्यान देना अभी समझो। नेक्स्ट, अब थर्ड पॉइंट ये और बढ़ता है, सेंटर ऑफ ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ओके, सेंटर ऑफ ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब सेंटर ऑफ ट्राइंगल सेंट्रॉइड, जहाँ पे ये दिस इज सेंटर ऑफ ट्राइंगल, सेंटर ऑफ ट्राइंगल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये प्लेन मेरा ऐसा है तो मेरा ये एक्सिस ऐसा पास होने वाला है बच्चों, हमारा एक्सिस ऐसा पास हो रहा है, हमारा एक्सिस ये एक्सिस है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट इज पासिंग द सेंटर ऑफ ट्राइंगल एंड ये प्लेन को परपेंडिकुलर है, ओके, यस सर। सो बेसिकली अगर हमको अभी क्या करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, अगर ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो ट्राइंगल के कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, सपोज कहां से पास हो रहा है, सेंटर से, ठीक है ना, तो अगर ये सेंटर से पास हो रहा है, ध्यान देना सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर से, तो सेंटर से पास हो रहा है तो ये वाला क्या हो गया, ये मेरा बी के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ए के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और सी के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अभी अगर ये ट्राइंगल के सेंटर से पास हो रहा है तो तीनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, जितना, क्योंकि सेंटर है ना, जितना इसका दूरी होगा उतना इसका होगा, उतना इसका होगा, ये समझा बेटा, ओके। तो नाउ थर्ड वाला पॉइंट मेरा यहाँ से, तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना बेटा, थर्ड पॉइंट के लिए, थर्ड केस के लिए हाउ टू प्रोसीड फर्दर, एक्चुअली हमको क्या फाइंड करना है बेटा, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस कैसे करेंगे, ध्यान देना बेटा, हाउ टू फाइंड दिस डिस्टेंस, ठीक है, वी हैव टू फाइंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी का, ठीक है, हमारा एक्सिस ऐसा है, बराबर है, तो बी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ये वाला, ओके, कैसे करेंगे, ध्यान देना बच्चों, ये सेंटर है, बराबर है, ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होने वाले हैं, पूरा एंगल कितना था 60, तो ये एंगल कितना होगा 30, ये पॉइंट समझा, लेट दिस डिस्टेंस बी डी, ओके, ये कितना हो गया 30, अगर पूरा 60 था तो ये 30 हो गया, ये पूरा लेंथ कितना था L, तो ये आधा लेंथ कितना होगा L/2,
आधा लेंथ कितना होगा L/2, हाँ या ना? ओके, लेटस इसको मैं D बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ सपोज एक पॉइंट ले लो, इसको E बोलते हैं। ओके, तो हमको ये D फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? D। नाउ इन ट्राइंगल EDB ये एंगल कितना है? 30। तो बेटा cos 30 का मतलब कितना होता है? एडजेसेंट L/2 अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कौन है? D। EDB cos 30 एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, यस सर। तो cos 30 का कितना होता है? √3/2 इज इक्वल्स टू, ये 2 नीचे आएगा तो ये 2 ने 2 को मार दी। सो देयरफॉर जो हमको d का वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा बच्चों? d का वैल्यू, कितना मिलेगा? L/√3, L/√3। ये किसका वैल्यू है? d का। किसका वैल्यू है? d का। ये समझा बेटा? किसका वैल्यू है? d का। आर यू गेटिंग? तो ये जो d है ना वो तीनों के लिए इक्वल ही है, बिकॉज ये सेंटर है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम यहाँ से यहाँ से यहाँ से। सो जो d, ये d, ये d, ये d, ये तीनों d क्या है बेटा? सेम। क्लियर है? मतलब तीनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या है? सेम। तो हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, मास मल्टीप्लाई बाय इसका स्क्वायर, मास मल्टीप्लाई बाय ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, मास मल्टीप्लाई ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब ये तीनों के मास इक्वल है। हाँ सर, बराबर है ना बेटा? और तीनों का डिस्टेंस भी इक्वल है। तो मैं डायरेक्टली md² लिखने से 3 मल्टीप्लाई बाय md² लिखा तो भी चलेगा। यस सर, 3 मल्टीप्लाई बाय m इंटू डी का कितना बेटा? L/√3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करो तो 3m L² √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 H2। सो इट इज I3 का वैल्यू mL²। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? ठीक है ना बेटा? सब नहीं पूछेंगे एग्जाम में, कोई भी एक पॉइंट पूछेंगे, वो अपने को समझ में आना मांगता है। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्या बोले? एन एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द साइड ऑफ ट्रायंगल। अभी आगे के 2 पॉइंट बहुत इजी। एन एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द साइड ऑफ ट्रायंगल, जो एक्सिस है ना वो कोई भी साइड के साथ क्या हो रहा है? कोइंसाइड हो रहा है। तो ना इतना करने से अच्छा ना एकदम सिंपल यहाँ पे जान दो बेटा। फोर्थ पॉइंट, एन एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स है हमारे। कौन से? ये था हमारा C, सपोज ये हमारा था A और ये हमारा क्या था बेटा? B। तीनों के मासेस क्या थे? इक्वल थे। अब हमारा एक्सिस कहाँ से पास होगा? ये इंपॉर्टेंट है। अब जो मेरा एक्सिस है ना वो कहाँ से पास हो रहा है? एन एक्सिस कोइंसाइडिंग विद द साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब या तो एक्सिस मेरा ऐसा पास होगा, ये, या तो एक्सिस मेरा ऐसे पास होगा, मतलब ये ऐसे पास होगा तो A और B दोनों एक्सिस पे लाए हो रहे, ऐसे पास होगा तो A और C लाएंगे, या तो ऐसे पास होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कोई भी एक्सिस लो सेम ही आने वाले, कहीं से भी लो, ये वाला लो, ये वाला लो, ये वाला लो, और हम ऐसे गोल घूम रहे हैं। ये हमारा बना एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ऐसे गोल घूम रहे हैं, मतलब C, मतलब A भी है ना ऐसे जाएगा और ये C नीचे आके ऐसे ऐसे गोल घूमेगा। समझ रहा है बेटा? ठीक है ना? क्लियर विद दिस? ओके, अगर ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल है ना बेटा, तो A और B तो एक्सिस पे ला रहा है और C नीचे आके ऐसे ऊपर जाएगा। समझा कुछ? ओके, तो A तो खुद एक्सिस पे ला हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I4 का वैल्यू कितना होगा? A का डिस्टेंस कितना है? A खुद एक्सिस पे बच्चा तो 0, B खुद एक्सिस पे बेटा तो 0, और C का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, C का मास कितना है? M, एंड C का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऐसा है तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स ऑफ रोटेशन C का। ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द ट्रायंगल, एंड दैट इज इक्वल टू कितना फाइंड किया हम लोग ने? पूरा √3L/2, तो m into √3L/2, दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट द हाइट ऑफ ट्रायंगल, और कितना फाइंड किया हम लोग ने? √3L/2, तो √3L/2 का स्क्वायर कितना मिलेगा बच्चों? m मल्टीप्लाई बाय 3 L², 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, सो 3mL² अपॉन 4। एनी डाउट इकडे? समझ लो, क्लियर्ड विद दिस? ओके, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। ठीक है, लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, अबाउट मीडियन ऑफ ट्रायंगल। कहाँ बोला है? अबाउट क्या बोला है बच्चों? मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ना वो कैसे सॉल्व करेंगे? अबाउट मीडियन ऑफ ट्रायंगल कैसे सॉल्व करेंगे? अबाउट मीडियन ऑफ ट्रायंगल। ओके, मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? मीडियन मतलब, यस, अगर ये हमारा ट्रायंगल है, सो मीडियन सूच है बच्चों, ये वर्टाइसिस से ये हो गया हमारा मीडियन, सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और एक वर्टेक्स है। बराबर है ना बच्चों?
तो ये हमारा हो गया मीडियन। तो नाउ दिस इज आवर एक्स ऑफ रोटेशन, मीडियन ना, मीडियन ऑफ ट्राइंगल, बराबर है। तो ये मेरा एक्स ऑफ रोटेशन है, क्यों? क्योंकि ये मीडियन है। ये कौन है बेटा? मीडियन। यहाँ ये वर्टाइसेस से सामने वाले साइड को कैसे डिवाइड करता है? ऑपोजिट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऑपोजिट साइड्स को कैसे डिवाइड करता है? इक्वल पार्ट्स में। तो दिस इज आवर मीडियन, बराबर है। अब अगर ये मीडियन ले रहे हो तो सी खुद कहाँ पे ला रहा है? मीडियन पे ला रहा है। क्लियर विद दिस? ओके। अगर ट्राइंगल देखेंगे, सपोज ये ट्राइंगल है, बराबर है, ऐसा, तो है ना, ये मीडियन ऐसा है, तो ये हमारा ऐसा पार्टिकल्स गोल घूमने वाला है, ऐसे। ठीक है बच्चों, इट्स लाइक दिस। ये ऐसा है ना बेटा, ये ऐसा है ना बेटा, ऐसा। ये ट्राइंगल बना तो पार्टिकल ए, बी और सी एस है, तो ये ऐसे गोल घूमेंगे। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, बीच में से अबाउट मीडियन, तो ऐसे पार्टिकल गोल घूमेंगे। तो सी कहाँ पे ला रहा है? सी तो खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ला रहा है। अब सी लाइज ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, बराबर है ना बच्चों। ए का डिस्टेंस कितना फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन? L/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यार देखो ना बेटा, अगर ये अपना मीडियन है, बराबर है, ये हमारा कौन है बेटा? मीडियन। तो ए का ये दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि मीडियन का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्योंकि मीडियन इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ना। तो ये क्या हो गया मेरा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वैसे इसके लिए क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ना बेटा, तो ए के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बी के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ है ना? ओके, ऑलमोस्ट डन है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है बेटा? ये फिफ्थ, अरे फोर्थ था ना बेटा। ओके, कैसे करेंगे? यस, फॉर्मूला बोलो। दैट इज I5, डायरेक्ट करता हूं मैं, m मल्टीप्लाई बाय, ओके, ए के लिए क्या आएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 का स्क्वायर, बी के लिए क्या आएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 का स्क्वायर, और सी के लिए क्या होगा? सी तो खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ला रहा है, तो m इंटू 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? m इंटू एल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, प्लस m इंटू एल स्क्वायर अगेन 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 2ml स्क्वायर बाई 4, that is ml square by 2. That's our final answer. ये समझा बेटा? ठीक है, क्लियर। फॉर्मूला एक, कंसेप्ट अनेक, याद रखना। ठीक है, यस, कैरी ऑन। यस, नेक्स्ट हम बच्चों, अ स्क्वायर इज गिवन, मतलब four particles are located at the vertices of a square of mass 1 kg, 2 kg, 3 kg and 4 kg. अब यहाँ पे है ना डिफरेंट केसेस में हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेकंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बेसिकली तीन कंसेप्ट क्या है? डोम, डी मतलब डिस्टेंस, ओ मतलब ओरिएंटेशन और एम मतलब मास। ठीक है ना बच्चों? ओके, स्टार्ट करते हैं। How to proceed further? Pay attention over here. First point, find the moment of inertia about AD. Find the moment of inertia about AD. Here first, I1. Find the moment of inertia about AD. मतलब हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा पास हो रहा है, दिस इज अवर एक्स ऑफ रोटेशन, बराबर है, मतलब ये ऐसे गोल घूमने वाला है। समझ रहा है? क्लियर है? तो अगर हम ये क्लियर है बच्चा इस तरीके से, ठीक है ना बेटा? तो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ऐसे गोल घूमेगा, ये फिक्स रहेगा, और ऐसे गोल घूमेगा। ठीक है बेटा, ऐसे गोल घूमेगा। मतलब ये जो दो पॉइंट्स है ए और डी, ये खुद कहाँ पे ला रहा है? वर्टाइसेस, जो वर्टाइसेस है ए और डी, वो खुद कहाँ पे ला रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ला रहा है। ओके, सो बेसिकली ए और ये डी, ये खुद कहाँ पे लाने वाला है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। तो व्हाट इज बी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन? मेरा ये एक्सिस है ना, तो बी के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, दैट इज साइड ऑफ स्क्वायर, दैट इज गिवन एज 1 मीटर, और सी के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो ना बच्चा, ये मेरा पॉइंट सी है, ये मेरा एक्सिस है, तो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये पॉइंट हमारा बी है, ये हमारा एक्सिस है, तो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ रहे हो? तो हो गया एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट। कैसे करेंगे? दैट इज मास ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर, क्योंकि ए एक्स ऑफ रोटेशन पे लगा है, मास ऑफ बी मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, सेम मास ऑफ सी मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, मास ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर, अगेन इट लाइज ऑन एक्स ऑफ रोटेशन ना डी, ये 0 हो गया। एम बी का वैल्यू कितना? 2, 2 इंटू 1 दैट इज 2, एम सी का वैल्यू कितना दिया बेटा? 3, 3 इंटू 1 दैट इज 3, आंसर क्या आएगा? 5 kg मीटर स्क्वायर। सब में यूनिट लिख लेना बाद में, लास्ट सम से भी वही करेगा, यूनिट क्या आएगा? 5 kg मीटर स्क्वायर। कुछ डाउट है यहाँ पे? ओके, अब यहाँ पे ध्यान देना, कभी कभी यहाँ पे पूछेंगे फाइंड द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑल्सो, तो कैसे करेंगे? हाउ टू फाइंड रेडियस ऑफ जाइरेशन? हाउ टू फाइंड k? k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i
अपॉन सबका टोटल मास। आई कितना है बेटा 5, टोटल मास कितना है 1 2 3 4, ऐड करो सबको के ना। आई का वैल्यू क्या होता है एम के स्क्वायर, बराबर है सारे मासेस का समेशन मल्टीप्लाई के का स्क्वायर, ठीक है। ओके तो के का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट ऑफ आई अपॉन सारे मासेस का एडिशन, क्योंकि हमने सब मासेस को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करके रखा है। 1 2 3 4 कितना होगा बेटा, यस 10, दैट इज 1/2, क्या आएगा 0.707, ठीक है। यूनिट क्या होगा बच्चों, मीटर, इफ दे आर आस्किंग के, तो ऐसे करने का, ये कंसेप्ट समझा। ओके नेक्स्ट जो मेरा एक्सिस है ना, नेक्स्ट जो हमारा एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रहा है, ए से, पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। नेक्स्ट एक्सिस पासिंग थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है। मतलब किस तरीके से एक्सिस पास होने वाला है, इस तरीके से, यहाँ से इट इज पासिंग थ्रू ए और ये प्लेन को परपेंडिकुलर है, मतलब एक्सिस हमारा ऐसा रहेगा, दिस इज पासिंग थ्रू द साइड एंड इन द प्लेन, ये एक्सिस इन द प्लेन है एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर बच्चों ये मेरा प्लेन को परपेंडिकुलर है, बराबर है, तो ये एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, ए से, तो ए से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा बेटा 0। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, यस सर। बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज 1 मीटर। सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा, ये देखो ना, क्योंकि एक्सिस परपेंडिकुलर है ना, देखो एंगल 90 मिल रहा है ना, ओके तो सी से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज डायगोनल ऑफ स्क्वायर, कितना होगा डायगोनल ऑफ स्क्वायर √2, क्योंकि 1 और ये 1 है तो √2 इंटू साइड, तो ये कितना होगा बेटा √2, हाँ या ना, यस। और डी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा बेटा, ये साइड, तो कितना होगा 1, ये कंसेप्ट समझा, यस। तो मैं यहाँ पे I2 फाइंड करता हूँ, व्हाट इज I2, m मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ए, मास ऑफ ए कितना है बेटा 1, ए को द एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाया हो रहा है, तो कितना होगा बेटा 0। सिमिलरली बी का मास कितना है 2, बी का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 प्लस उसका मास कितना है 3, बराबर है 3 का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा √2, ये 1 है ये 1 है, तो ये कितना होगा बेटा √2 का क्या होगा स्क्वायर, समझ रहा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस √2 इंटू साइड, डायगोनल का वैल्यू, ठीक है। ओके और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज साइड, तो क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 1 का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 2, 3 √2 का स्क्वायर 2 2 3 6 प्लस 4 1 4, दैट इज कितना आएगा 12 यूनिट केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, ये क्या हो गया बेटा I2। आपको रेडियस ऑफ जायरेशन पूछा है, तो यहाँ पे क्या आएगा ऊपर 12/10, दैट इज 12/10 मतलब 1.2, √1.2 फाइंड कर लेना, कर लोगे, ओके। ये हमारा सेकंड पॉइंट था। ना थर्ड पॉइंट पासिंग थ्रू सेंटर, our axis of rotation is passing through center and perpendicular to plane, कर लोगे खुद से, सिंपल है, कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से पास हो रहा है, मतलब इसके सेंटर से पास हो रहा है, बराबर है। और ये प्लेन को कैसा है, प्लेन को कैसे है परपेंडिकुलर है, मतलब ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज आवर एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से ये दिख रहा है ना बेटा, आया ना, कितना होगा ये पूरा डायगोनल है, तो ये डायगोनल का हाफ होगा ना यहाँ से, क्योंकि सेंटर की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है, सेंटर, तो ये हाँ, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा, हाफ ऑफ डायगोनल, इसका भी कितना रहेगा हाफ ऑफ डायगोनल, इसका भी कितना रहेगा हाफ ऑफ डायगोनल, क्योंकि द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यस। तो I3 का वैल्यू कितना मिलेगा, यस। कैसे करेंगे, सब में सबका डी सेम ही है, ये डी क्यों, कितना आएगा बेटा डी, कितना आएगा यहाँ पे डी, कितना आएगा डायगोनल का हाफ, बरोबर है। डायगोनल का वैल्यू कितना है बेटा, टोटल डायगोनल का वैल्यू ये 1 तो टोटल √2, दैट इज √2/2, दैट इज 1/√2। ये कॉन्सेप्ट समझा क्या, क्यों डायगोनल का हाफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का बेटा। तो अगर ये एक्सिस हमारा ऐसा है तो दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो यस I3 क्या करेंगे बेटा, अब सबके लिए ma इंटू डी का स्क्वायर प्लस mb इंटू डी का स्क्वायर प्लस mc इंटू डी का स्क्वायर प्लस md इंटू डी का स्क्वायर, सब में डी स्क्वायर तो कॉमन आने वाला है, उसको बाहर ले लो, ओके। ma प्लस mb प्लस mc प्लस md 1 2 3 4 कितना होने वाला है 10, तो 10 डी का स्क्वायर, डी स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2, इट इज 5 kg मीटर स्क्वायर, फुट यूनिट्स, हाँ ठीक है।
ओके कर लेगा, हो गया। अगर आपको रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछा तो अगेन क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट। ओके हाँ, अभी कभी अगर एक्सिस बोला रहेगा पासिंग थ्रू प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो हमारा एक्सिस ऐसे पास होगा, तो बी का डिस्टेंस कितना होगा एक्सिस से 0। सेम सी के लिए सी का डिस्टेंस 0 और डी से पास होगा डी का डिस्टेंस 0। ये पॉइंट समझा, ये क्लियर है? यस ओके। नेक्स्ट देखो बच्चों, सिर्फ हम लोग ये सारे सम्स करने का रीजन क्या है, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। जितना ज्यादा सम्स कर रहे हो उतना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होता है, बराबर है। नेक्स्ट फोर्थ, हमारा एक्सिस ना ऐसे 2 पॉइंट से पास हो रहा है, ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है। नाउ दिस इज आवर एक्सिस, दिस इज आवर एक्सिस डायगोनल इन द प्लेन। दिस इज डायगोनल ना, अबाउट डायगोनल एंड इन द प्लेन, ऐसे गोल घूमने वाला है। मतलब कैसे, अगर हमारा बुक ऐसा है बेटा, बराबर है, तो फर्स्ट केस में क्या होता है, ऐसे गोल घूम रहा था। सेकंड केस में एक्सिस ऐसा जा रहा था ना, तो ये ऐसे गोल घूम रहा था, ऐसे गोल घूम रहा था, बराबर है। थर्ड केस में कैसे गोल घूम रहा था, थर्ड केस में यहाँ पे सेंटर पे एक्सिस था, ऐसे गोल घूम रहा था। ओके, अब फोर्थ केस में क्या हो रहा है पता है, ये ऐसा है ना, ये ऐसे गोल घूमेगा अबाउट डायगोनल, अबाउट डायगोनल, ठीक है। कोई भी डायगोनल लो, AC लो या फिर BD लो, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं डायगोनल इन द प्लेन, डायगोनल इन द प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर ही लाया हो रहा है, डायगोनल इन द प्लेन, ठीक है। तो नाउ दिस इज I4, ये हमारा I4 है, डायगोनल इन द प्लेन, दैट इज I4, ऐसे गोल घूमने वाला है, ठीक है। तो D ऐसे गोल घूमेगा और B ऐसे ऊपर जाएगा। ओके, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है B का, ये एक्सिस है, तो B के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज जो सेम अभी फाइंड किया था, और D के लिए भी कितना होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बट डायगोनल इन द प्लेन में क्या हो गया, डायगोनल 2 पॉइंट से पास हो रहा है ना, कौन से पॉइंट से, A और C, तो वो निकाल दो। तो I4 के लिए वैल्यू क्या आएगा, A तो खुद एक्सिस पे ला रहा है, तो A लेने का जरूरत नहीं है, तो मास ऑफ A इंटू 0 का स्क्वायर, मास ऑफ B मल्टीप्लाई बाई D का स्क्वायर, क्यों, बिकॉज दिस इज D परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डायगोनल इन द प्लेन, प्लस मास ऑफ C इंटू 0 का स्क्वायर, प्लस मास ऑफ D मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा, D का स्क्वायर। क्लियर है। अब अगर डायगोनल ऐसे लेते ना, ये डायगोनल लेते बच्चों, तो C और A के अबाउट फाइंड करते हैं, क्योंकि B और D खुद कहाँ पहला होता है, एक्सिस पहला होता है, समझ रहे हैं। तो MA ये वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0, MB दोनों में D कॉमन, ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू 0, सॉरी दोनों में कॉमन कौन है यहाँ पे, D का स्क्वायर। कैसे करेंगे, यस, तो MB प्लस MD D का स्क्वायर। ओके, MB कितना है, 2 प्लस 4 दैट इज 6, D का स्क्वायर 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर हाफ, दैट इज 3 kg मीटर स्क्वायर। एनी डाउट होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ रहा है ना, यस कर लेगा। अब रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछेंगे तो क्या करेंगे, I को कैसे रिप्लेस करोगे, 3 से, तो 3/10 डायगोनल इन द प्लेन। ओके, थोड़ा और इसको और थोड़ा सा और अलग करते हैं। ओके, अगर सपोज यहाँ पे बोला होता कि एक्सिस मेरा ऐसा लगा हुआ है, ये एक्सिस है, तो क्या आप खुद से कर सकते थे, अगर ऐसा रोटेट होता तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होता है, यहाँ पे अगर पूरा 1 है तो आधा कितना होता, 1/2। C के लिए भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, D के लिए भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और A के लिए भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। समझ रहा है ना कैसे, ठीक है। मतलब क्या बोला सर ने, किस तरीके से, कैसे ओरिएंटेशन था इसका, कैसे घूम रहा था ये कुछ इस तरीके से घूम रहा था, ऐसे, मतलब एक्सिस मेरा ऐसे पास हो रहा है, ऐसे घूम रहा है अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है ना बेटा, मतलब अबाउट दिस, मतलब ऐसे गोल घुमा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। तो A के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, B के लिए दैट इज सबका सेम ही है, 1/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो आप क्या करोगे, MA प्लस MB प्लस MC प्लस MD दैट इज 10 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4, 1/2 क्योंकि पूरा 1 था, 1/2 का स्क्वायर 1/4, फाइनल आंसर कितना आएगा, 10/4 समथिंग, ठीक है, कर लोगे 10/4, 2.5 आंसर। ओके, नाउ मैं एक्सप्लेन कुछ, बाकी सब तो एकदम सिंपल है, दिख रहा है ना। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, ये वाला पासिंग थ्रू, बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कैलकुलेशन तुम लोग को ही करने का है, देखना कैलकुलेशन ऊपर नीचे कुछ मिस्टेक रहेगा देख लेना एक बार, ठीक है। ये मेरा एक्सिस है, पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड, सपोज ये साइड, आप ये साइड के मिड पॉइंट से पास हो रहे, ठीक है। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C है और ये D है, पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, पासिंग थ्रू मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, मतलब एक्सिस कैसे है, पहले मिड पॉइंट से पास हो रहा था, तो पहले एक्सिस इन द प्लेन मतलब ऐसे ला रहा था ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब मेरा एक्सिस ऐसा है, दिस इज आवर एक्सिस,
समझा बच्चा? ये हमारा एक्सिस है, पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ एनी साइड। अगर इसके मिड पॉइंट पे लोगे तो ये है हमारा, इसके मिड पॉइंट पे लोगे तो ये है, इसके मिड पॉइंट पे लोगे तो ये है। अब हमने यहाँ पे लिया तो ये मेरा मिड पॉइंट हो गया, पासिंग थ्रू मिड पॉइंट। एंड क्या बोला है? यस, एंड क्या बोला है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सिस मिल गया। अब क्या फाइंड करना है हम लोग को? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर ये मेरा एक्सिस है तो बी के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। समझा बच्चों? यस सर। अगर ये हमारा एक्सिस है तो ए के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। समझा बच्चों? यस सर। नाउ सी और डी का फाइंड करना बहुत जरूरी है। अगर हमारा ये एक्सिस है तो सी के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिख रहा है ना बेटा? ओके, और डी के लिए ये होगा। ठीक है, कौन सा सर? टेल ये वाला। सी के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ और डी के लिए परपेंडिकुलर। अब ये स्क्वायर है तो इक्वल ही रहेगा ये दोनों। ठीक है, ओके। नाउ ये मेरा एक्सिस था, कौन सा? ये, दिस इज अवर एक्सिस। तो सी के लिए दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आया ना? नेक्स्ट सेम, ये हमारा एक्सिस है, ओके, और डी के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो सी के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है? ओके, ऑलमोस्ट डन है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमको ये फाइंड करना है, लेट दिस कॉल, जहाँ पे जो एक्सिस है उसको ओ बोलते हैं। क्या फाइंड करना है? ओ। सो यहाँ से तो पता है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, हाफ। पूरा वन था ना, अगर पूरा डी लोगे तो उसका हाफ ही होगा, हाफ मीटर। बट हमको ओ सी और ओ डी फाइंड करना है। ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, दोनों इक्वल ही हो, स्क्वायर है इसलिए। रेक्टेंगल रहता तो कुछ और कंसेप्ट अप्लाई करते। ठीक है, पे अटेंशन। तो भी इक्वल ही आ रहा है बिकॉज सामने वाला साइड है ना। ओके, ध्यान देना। अभी कैसे फाइंड करेंगे सर? दिस इज वन, दिस इज हाफ, यहाँ से यहाँ तक, यानी पूरा कितना? वन है। तो ट्रायंगल दिख रहा है ना, कौन सा? पाइथागोरस बब्बा। क्या बोलते हैं? ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर है। क्या कर रहे हैं? मैं सब नहीं करना है एग्जाम में, डायरेक्टली स्टेप में आना होता है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस, यस, प्लस 1 का स्क्वायर 1, दैट इज 4 + 1 5, क्या 5/4 मिलेगा? हाँ सर, मिला। ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी। तो ओ सी का स्क्वायर इज 5/4, तो व्हाट इज ओ सी का वैल्यू? √5/2। क्या √5/4 ऐसा लिखा तो भी चलेगा? ठीक है, यस। नाउ कैलकुलेट करते हैं। सपोज ये मेरा फिफ्थ है, तो I5 का वैल्यू कितना होगा? मास ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ओ ए का स्क्वायर, एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ। मास ऑफ बी, एग्जाम में डायरेक्टली उठा देंगे इंटरेस्ट में, इंटू ओ बी का स्क्वायर, क्योंकि एक्सिस ऐसा पास हो रहा है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए के लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मास ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय ओ सी का स्क्वायर एंड मास ऑफ डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी का स्क्वायर। मास ऑफ ए 1, ओ ए 1/2, मास ऑफ बी कितना है? 2, ओ बी अगेन 1/2 का स्क्वायर ना, सॉरी 1/2 का स्क्वायर, बराबर है। मास ऑफ सी, व्हाट इज मास ऑफ सी? 3। ओसी का स्क्वायर ही दिया यहाँ पे, तो उसको ऑलरेडी ये स्क्वायर में ही है। ठीक है, मास ऑफ डी 4, ओडी का भी स्क्वायर ही दिया है, दैट इज 5/4। ठीक है, अभी खुश होकर कैंसिल मत करना है यहाँ पे, ध्यान देना। तो 1/2 मतलब 1/4, ये मिलेगा 2/4, 15/4, 20/4। समझ रहे हो? ओके, ऐड सबका 4 नीचे सेम, कितना होता है? 35, 36, 37, 38, बराबर है ना बेटा? 820, दैट इज 19/2 kg मीटर स्क्वायर। 9.5 लिखा तो भी चलेगा, हमारा कॉन्सेप्ट है। ये समझा बेटा? बाकी कहीं भी एक्सिस लोगे यू कैन इजीली क्रैक द क्वेश्चन, बट ये एक्सिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस, कॉपी डाउन। ओके, डन। सो ये था पूरा बेसिक लेक्चर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स ऑफ मासेस। नेक्स्ट लेक्चर से विल बी स्टार्टिंग विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूस बॉडी, जैसे रॉड, रिंग, डिस्क, स्पीयर, सिलेंडर। ओके,
और दो इंपॉर्टेंट थियरम्स, दैट इज पैरेलल एक्सिस थियरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थियरम। टिल देन ये अच्छे से कॉपी करना नोट्स में और प्रैक्टिस करना जितना होगा अपना, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आज के लेक्चर्स के, एक रेडियस ऑफ जायरेशन एंड सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। टिल देन थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद।